सुप्रभात, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सुबह 8 बजे। तमाम अहम खबरों पर नजर डालेंगे विस्तार से। शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। राज्यसभा के 252वें और 17वीं लोकसभा के चौथे सत्र के साथ ही संसद के मानसून सत्र का सत्रावसान। 23 सितंबर को दोनों सदनों की बैठक अनिश्चितकाल के लिए की गई थी स्थगित। कंटेनमेंट जोन के बाहर के इलाकों में और गतिविधियों को फिर खोलने के लिए केंद्र के नए दिशा निर्देश। 15 अक्टूबर से शर्तों के साथ खुलेंगे सिनेमा, थिएटर और मल्टीप्लेक्स। वित्त वर्ष 2018-19 और आकलन वर्ष 2019-20 के आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख 30 नवंबर तक बढ़ी। कोरोना संकट के चलते करदाताओं को पेश आ रही परेशानियों के मद्देनजर फैसला। मोटर वाहन नियमों समेत आज से कई अहम नियमों में बदलाव। खुली मिठाई बेचने वालों को उसके इस्तेमाल की बतानी होगी अधिकतम सीमा। डोर स्टेप बैंकिंग सेवा के तहत मिलेंगी वित्तीय सेवाएं। और बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण की 71 सीटों के लिए अधिसूचना आज। पटना में चुनाव आयोग की टीम ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से की मुलाकात। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बीजेपी के बिहार चुनाव प्रभारी नियुक्त। संसद के मानसून सत्र का सत्रावसान हो गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सत्रावसान के लिए आदेश जारी किया है। राज्यसभा का 252वां सत्र और 17वीं लोकसभा का चौथा सत्र 14 सितंबर से शुरू हुआ था और 23 सितंबर तक लगातार 10 दिनों तक चला। पहले सदन की बैठक 14 सितंबर से 1 अक्टूबर तक होनी थी, लेकिन कोविड-19 महामारी के मद्देनजर 23 सितंबर को दोनों सदनों की बैठक अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। सत्र के दौरान वित्त वर्ष 2020-21 की पहली अनुपूरक अनुदान मांगों से संबंधित विनियोग विधेयक समेत 25 विधेयकों को सदन की मंजूरी मिली। इनमें कृषि क्षेत्र से संबंधित 3 विधेयक और श्रम कानूनों में बड़े बदलाव से संबंधित 3 विधेयक भी शामिल हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अनलॉक 5 के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी है। गृह मंत्रालय ने कंटेनमेंट जोन के बाहर के क्षेत्रों में ज्यादा गतिविधियों को खोलने के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये दिशा निर्देश आज से लागू होंगे। इन्हें जारी करने से पहले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से फीडबैक लिया गया था। इसके अलावा केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों की भी सलाह ली गई है। अनलॉक 5 के तहत आज से लागू हो रहे दिशा निर्देशों में कुछ और गतिविधियों को शुरू करने की छूट दी गई है। सिनेमा, थिएटर, मल्टीप्लेक्स को फिर खोलने की अनुमति होगी, जिनमें दर्शकों के बैठने की क्षमता अधिकतम 50% तक ही होगी। बिजनेस टू बिजनेस एग्जीबिशन की इजाजत होगी। इसके लिए वाणिज्य विभाग की तरफ से एसओपी जारी किया जाएगा। खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए इस्तेमाल किए जा रहे स्विमिंग पूल को फिर खोलने की अनुमति होगी। मनोरंजन पार्कों और इसी तरह के स्थानों को भी फिर से खोलने की अनुमति दी गई है। इसके लिए भी संबंधित मंत्रालय एसओपी जारी करेगा। 15 अक्टूबर के बाद अनलॉक 5 में स्कूल और कोचिंग संस्थान खोलने का फैसला राज्य सरकारों को दिया गया है। ये फैसला स्थिति के आकलन और नियमों का पालन करने के आधार पर संबंधित स्कूल और संस्थाओं के प्रबंधन के परामर्श के बाद किया जाएगा। इसके लिए अभिभावकों की रजामंदी भी जरूरी होगी। इसके साथ ही उच्च शिक्षा संस्थानों में केवल पीएचडी, साइंस और टेक्नोलॉजी स्ट्रीम में पीजी के छात्रों के लिए लैब कार्यों की अनुमति होगी। इन्हें 15 अक्टूबर से खोलने की अनुमति होगी। सरकार ने साफ किया है कि ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग शिक्षण का पसंदीदा तरीका बना रहेगा और इसे प्रोत्साहित किया जाएगा। सामाजिक, धार्मिक, मनोरंजन, राजनीतिक, सांस्कृतिक समेत दूसरे समारोह के लिए पहले से और ज्यादा ढील दी गई है। अब राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों को कंटेनमेंट जोन के बाहर 15 अक्टूबर के बाद से 100 व्यक्तियों से ज्यादा संख्या के साथ ऐसे आयोजनों की निश्चित शर्तों के साथ अनुमति देने की रियायत दी जा रही है। कोविड-19 प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय निर्देश जारी रहेंगे, जिसका अनुपालन सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करने के लिए देश भर में किया जाएगा। आरोग्य सेतु मोबाइल एप्लीकेशन के उपयोग को प्रोत्साहित किया जाना जारी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने करदाताओं को बड़ी राहत देते हुए आयकर रिटर्न भरने की समय सीमा 30 सितंबर से बढ़ाकर अब 30 नवंबर कर दी है। कोरोना संकट के चलते करदाताओं को पेश आ रही परेशानियों के मद्देनजर ये फैसला लिया गया है।
इससे पहले भी 3 बार ITR दाखिल करने की तारीख को बढ़ाया जा चुका है। इससे पहले वित्त वर्ष 2018-19 के लिए 31 मार्च 2020 तक इनकम टैक्स फाइल करना था। इसके बाद इसे बढ़ाकर 30 जून 2020 कर दिया गया। फिर इसे बढ़ाकर 31 जुलाई आखिरी तारीख की गई और फिर बढ़ाकर 30 सितंबर 2020 कर दिया गया और अब आयकर विभाग ने इसकी तारीख 30 नवंबर कर दी है। आयकर विभाग ने बुधवार को कहा कि विभाग ने 1 अप्रैल से 29 सितंबर तक 33 लाख से अधिक करदाताओं को 1,18,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का रिफंड जारी किया है। इस दौरान 31,75,000 टैक्स पेयर्स को 32,230 करोड़ रुपए का पर्सनल इनकम टैक्स रिफंड और 1,74,000 टैक्स पेयर्स को 86,094 करोड़ रुपए कंपनी टैक्स का रिफंड किया गया है। सरकार कोविड-19 महामारी के दौरान करदाताओं को बिना किसी समस्या के टैक्स संबंधी सेवाएं देने पर जोर दे रही है और टैक्स पेयर्स के लंबित रिफंड जारी किए जा रहे हैं। आज से शुरू हो रहा त्योहारी महीना अक्टूबर अपने साथ कई बदलाव भी ला रहा है। इनमें कई ऐसे बदलाव हैं जिनका संबंध सीधे आपकी जेब से है। आम लोगों को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचाने के मकसद से कई नियमों और कानूनों में संशोधन किया गया है, जिनमें मोटर वाहन अधिनियम, खाद्य सुरक्षा से जुड़े नियमों में बदलाव किया गया है। साथ ही स्वास्थ्य बीमा योजना में भी कुछ सुधार किए गए हैं। क्या है ये नए संशोधन, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। देश में जारी कोरोना संकट के बीच 1 अक्टूबर से रोजमर्रा की कई चीजें बदल रही हैं। अब आपकी ड्राइविंग लाइसेंस RC रखने की टेंशन खत्म हो जाएगी। दुकानदार पुरानी मिठाई नहीं बेच सकेंगे। 1 अक्टूबर से देश के बाहर पैसा भेजने पर TCS कटेगा। साथ ही बैंकिंग और मोटर वाहन सहित अन्य नियमों में बदलाव होने जा रहे हैं। 1 अक्टूबर से मोटर वाहन नियम, रसोई गैस और उज्ज्वला योजना समेत कई नियम बदल रहे हैं। आइए इन्हें जान लेते हैं। केंद्र सरकार ने मोटर वाहन नियम 1989 में संशोधन किया है। अब सूचना प्रौद्योगिकी पोर्टल के माध्यम से ड्राइविंग लाइसेंस और ई-चालान सहित वाहन संबंधी दस्तावेजों का रखरखाव किया जाएगा। सड़क और परिवहन मंत्रालय ने कहा है कि वाहन दस्तावेजों के निरीक्षण के दौरान इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वैध पाए गए वाहनों के दस्तावेजों के बदले भौतिकी दस्तावेजों की मांग नहीं की जाएगी। साथ ही लाइसेंसिंग प्राधिकरण द्वारा अयोग्य या निरस्त किए गए ड्राइविंग लाइसेंस का विवरण पोर्टल में रिकॉर्ड किया जाएगा। नए नियमों में इस बात का भी प्रावधान किया गया है कि गाड़ी चलाते समय सिर्फ रूट नेविगेशन के लिए हाथ में मोबाइल या इसके जैसे डिवाइस का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन ड्राइविंग के दौरान फोन पर बात करने की छूट नहीं है। वहीं एक दूसरा बदलाव खाद्य सुरक्षा को लेकर है, जिसके नए नियमों के तहत दुकानों में मिठाइयों की सजी थालियों पर बेस्ट बिफोर हलवाइयों के लिए लिखना अनिवार्य होगा। हालांकि मिठाइयां तैयार करने की तारीख थाली पर लिखना अनिवार्य नहीं होगा, क्योंकि भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने इसे विनिर्माताओं की इच्छा पर छोड़ दिया है। साथ ही सरकार ने सरसों के तेल में किसी भी अन्य खाद्य तेल की मिलावट पर 1 अक्टूबर से रोक लगा दी है, यानी लोगों को अब शुद्ध सरसों का तेल मिलेगा। डिजिटल धोखाधड़ी पर अंकुश लगाने के लिए रिजर्व बैंक ने एक नया नियम लागू किया है, जिसके तहत यूजर्स को अपने डेबिट और क्रेडिट कार्ड्स के लिए लिमिट सेट करनी होगी। जितनी लिमिट सेट होगी आप उतना ही पैसा निकाल सकते हैं, मगर ये लिमिट बैंक की ओर से दी गई सीमा के अंदर ही होनी चाहिए। कार्ड होल्डर्स ये लिमिट नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग या फिर बैंक ATM जाकर तय कर सकते हैं। वहीं स्वास्थ्य बीमा से जुड़े नियमों में भी बदलाव किया गया है। अब बीमाधारक किस्तों में प्रीमियम का भुगतान कर सकेंगे। इसके साथ कई नई बीमारियां अब पॉलिसी में कवर होंगी। वहीं अगर आप विदेश पैसा भेजते हैं तो नए नियमों के मुताबिक 7 लाख से ऊपर की रकम पर 5% टैक्स देना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और अब बात रक्षा क्षेत्र में देश की बढ़ती ताकत की करते हैं। स्वदेशी बूस्टर और एयरफ्रेम सेक्शन के साथ ही कई अन्य मेड इन इंडिया उप प्रणालियों से लैस सतह से सतह तक मार करने वाली सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का ओडिशा में ITR बालासोर में सफल परीक्षण किया गया। आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को मजबूती देने वाले कदम के तहत रक्षा क्षेत्र के लिए यह सफल परीक्षण काफी मायने रखता है।
ये मिसाइल 400 किलोमीटर तक वार करने में सक्षम है। इस टेस्ट के लिए मिसाइल को देसी बूस्टर से लक्ष्य पर दागा गया। ये ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल के एक्सटेंडेड रेंज वर्जन का दूसरा सफल परीक्षण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के सफल परीक्षण के लिए वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को बधाई दी है। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल प्रायोगिक परीक्षण एक और मील का पत्थर साबित हुआ है। ये परिष्कृत परिचालन क्षमता और अतिरिक्त स्वदेशी प्रौद्योगिकी को दर्शाने वाला है। सभी वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को बधाइयां। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के सफल परीक्षण के लिए बधाई दी है। रक्षा मंत्री ने कहा कि उपलब्धि आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल श्री सोमनाथ ट्रस्ट की एक बैठक में शामिल हुए और इस ऐतिहासिक मंदिर के विकास से जुड़े तमाम मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि श्री सोमनाथ ट्रस्ट की बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुआ। इस दौरान मंदिर से जुड़े कई मुद्दों के अलावा ट्रस्ट की ओर से मौजूदा परिस्थितियों में की गई सामुदायिक सेवा और प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल से अधिक श्रद्धालुओं को पूजा से जोड़ने को लेकर चर्चा हुई। गुजरात के गिर सोमनाथ जिले में स्थित ये ट्रस्ट भगवान शिव के प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर से जुड़े मामलों का प्रबंधन करता है। अयोध्या में विवादित ढांचे को गिराया जाना पूर्व नियोजित नहीं था, बल्कि ये एक आकस्मिक घटना थी। सीबीआई की विशेष अदालत ने इस मामले में लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती और कल्याण सिंह समेत सभी अभियुक्तों को बरी कर दिया है। अदालत ने फैसला सुनाते हुए कहा है कि सीबीआई की ओर से लगाए गए आरोपों के खिलाफ ठोस सबूत नहीं है। इस घटना को कुछ अराजक तत्वों ने अंजाम दिया था। सीबीआई की विशेष अदालत ने 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में विवादित ढांचा गिराए जाने के मामले में बुधवार को फैसला सुनाया और 28 साल चले मामले में सबूतों के अभाव में सभी आरोपियों को बरी कर दिया। कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि ढांचा विध्वंस की घटना सुनियोजित साजिश नहीं थी, ये एक आकस्मिक घटना थी। कोर्ट ने कहा कि सभी आरोपियों के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं है। कोर्ट ने कहा सब लोग बाइज्जत बरी हो गए, छूट गए, किसी का आरोप सिद्ध नहीं हुआ। इन लोगों के षड्यंत्र में कोई सहभागिता नहीं थी। सदाशयता के साथ इन्होंने वहां पे सांकेतिक कार सेवा कराने का पूरा प्रयास किया और जो वर्ग वहां पे कुछ मुट्ठी भर लोग तोड़फोड़ की कार्रवाई में जुट गए थे, उनका इन लोगों से कोई संबंध नहीं है। अयोध्या में विवादित ढांचा विध्वंस केस में कुल 49 आरोपी थे, लेकिन 17 आरोपियों की सुनवाई के दौरान मौत हो चुकी है। कोर्ट ने लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, कल्याण सिंह, विनय कटियार और साक्षी महाराज समेत 32 आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। स्पेशल कोर्ट का आज का जो निर्णय हुआ है वह अत्यंत महत्वपूर्ण है और हम सब के लिए बहुत खुशी का प्रसंग है। इससे हम सब प्रसन्न हैं, देश प्रसन्न है और मैं ऐसा समझता हूँ कि इसके बाद ये विवाद समाप्त होना चाहिए। फैसला आने के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट कर फैसले पर संतोष जताया। उन्होंने ट्वीट किया कि इस निर्णय से ये साबित हुआ है कि देर से ही सही मगर न्याय की जीत हुई है। 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में विवादित ढांचा गिराया गया था। दिसंबर 1992 में इस मामले में 2 एफआईआर दर्ज की गई थी। अक्टूबर 1993 में सीबीआई ने इस मामले में चार्जशीट दाखिल की थी। रविंद्र सिंह शेवरान, राज्यसभा टीवी। हाथरस घटना की जांच विशेष जांच दल करेगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने घटना की जांच के लिए 3 सदस्यों के विशेष जांच दल का गठन किया है। इसकी अध्यक्षता राज्य के गृह सचिव भगवान स्वरूप करेंगे। ये दल 7 दिनों के भीतर रिपोर्ट सौंपेगा। राज्य सरकार ने दिवंगत लड़की के परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी और हाथरस शहर में एक मकान देने की घोषणा की है। इस परिवार को 25 लाख रुपए की अनुग्रह राशि भी दी जाएगी। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बात की और इस मामले में दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने को कहा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करके जानकारी दी है कि इस घटना के सभी जो 4 आरोपी हैं
उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। चारों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और इस मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में की जाएगी। पीड़ित लड़की के साथ 14 सितंबर को हाथरस जिले में एक गांव में 4 लोगों ने सामूहिक दुष्कर्म किया था। 15 दिन बाद कल उसने दिल्ली में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया था। प्रकरण की जांच के लिए शासन ने एक उच्च स्तरीय एसआईटी का गठन किया है, जिसका नेतृत्व गृह सचिव भगवान स्वरूप कर रहे हैं और उनकी सहायता के लिए एक डीआईजी स्तर का अधिकारी और एक अन्य अधिकारी लगाए गए हैं, एसपी स्तर के अधिकारी और वो महिला अधिकारी लगाई गई हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण में 28 अक्टूबर को 71 सीटों पर मतदान होना है। पहले चरण में 16 जिलों के 71 विधानसभा क्षेत्रों में होने वाले चुनाव के लिए आज अधिसूचना जारी होगी। पहले चरण के लिए उम्मीदवार 8 अक्टूबर तक नामांकन पत्र दाखिल कर सकेंगे। 9 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी। 12 अक्टूबर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। वहीं 3 नवंबर को दूसरे चरण में 94 सीटों पर मतदान होगा। तीसरे और आखिरी चरण में 78 सीटों पर 7 नवंबर को वोटिंग होगी। 10 नवंबर को चुनाव परिणामों की घोषणा होगी। कोरोना को देखते हुए नए सुरक्षा मानकों के तहत चुनाव प्रक्रिया पूरी की जाएगी। मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा के नेतृत्व में निर्वाचन आयोग के पूर्ण दल ने कल बिहार के विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से पटना में मुलाकात की। चुनाव आयोग ने विभिन्न दलों के प्रतिनिधियों से आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बात की है। जेडीयू ने निर्वाचन आयोग से मतदाताओं के बीच मतदान पर्ची वितरित करने की जिम्मेदारी लेने की मांग की। कांग्रेस ने इस मतदान केंद्रों के बीच एक चिकित्सा दल तैनात करने की मांग की है। दूसरी तरफ लोक जनशक्ति पार्टी ने पंचायत चुनाव की तर्ज पर विधानसभा चुनाव के मतदान केंद्र होने की गुजारिश की। निर्वाचन आयोग का ये दल आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा के लिए राज्य के 3 दिन के दौरे पर है। चुनाव आयोग के इस दल ने कल बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी और नोडल अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की थी। इस बीच बिहार विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को पार्टी का चुनाव प्रभारी नियुक्त किया है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और मुख्यालय प्रभारी अरुण सिंह की तरफ से जारी एक पत्र में कहा गया है कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने देवेंद्र फडणवीस को आगामी बिहार विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव प्रभारी नियुक्त किया है। ये नियुक्ति तत्काल प्रभाव से लागू होगी। हमारे लिए भी एक सीखने का अवसर है। शांति भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता के रूप में पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी है उसका पूरा निर्वाह करेंगे। सरकार ने अपनी मौजूदा न्यूनतम समर्थन मूल्य योजनाओं के अनुसार किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 2020-21 की खरीफ फसलों की खरीद जारी रखी है। कृषि मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि राज्यों के प्रस्ताव के आधार पर तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और हरियाणा राज्यों के लिए 14 लाख मीट्रिक टन से अधिक दलहन और तिलहन खरीद की मंजूरी दी गई है। मंत्रालय ने कहा है कि अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए खरीफ दलहन और तिलहन के लिए प्रस्ताव प्राप्त होने पर मंजूरी दी जाएगी। खरीफ सीजन के दौरान 2020-21 में हरियाणा और पंजाब में धान की खरीद 26 सितंबर से शुरू कर दी गई है। बाकी राज्यों में धान की खरीद 28 सितंबर से शुरू हो गई है। सरकार ने साफ किया है कि नई श्रम संहिताओं से कारोबार बढ़ेगा और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। राज्यसभा टीवी के साथ एक खास बातचीत में केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री संतोष कुमार गंगवार ने कहा कि संहिताओं को लागू करने के पीछे सरकार का मकसद श्रमिकों और कामगारों के हितों की रक्षा करना है। इससे असंगठित क्षेत्र में आने वाले श्रमिकों को खास तौर से फायदा होगा। संसद के मानसून सत्र में सरकार ने 3 श्रम संहिताओं को पारित कराया है। हमारा मानना है कि अब नौकरियों के अवसर बढ़ेंगे। मजदूर संगठनों से हम बात करते हैं तो उनका भी मानना है कि हम जैसे मजदूर संगठनों से बात करते हैं कि भाई नौकरी कहाँ कम हो रही है ये बताओ, और तो वो ये कोई नहीं कहता है। वो कहते हैं कि जिस प्रकार की नीति आप बना रहे हो नौकरियों के अवसर भी बढ़ेंगे और लोगों को रोजगार भी मिलेगा और लोगों को एक, हम लगातार मजदूर संगठनों के संपर्क में भी रहते हैं। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अंबेडकर सोशल इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन मिशन की शुरुआत की। मिशन उच्च शिक्षण संस्थानों में पढ़ रहे अनुसूचित जाति के छात्रों के बीच नवाचार और उद्यम को बढ़ावा देने के मकसद से लॉन्च किया गया है। अंबेडकर सोशल इनोवेशन इंक्यूबेशन मिशन के तहत अगले 4 वर्षों में 1000
एससी युवाओं को स्टार्टअप शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार चाहती है कि युवा नौकरी देने वाला बने ताकि देश तेजी से विकास कर सके। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के पर्यावरण मंत्रियों की आज बैठक होगी। बैठक में 5 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पर्यावरण मंत्रियों और पर्यावरण सचिवों के अलावा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रमुख, एनडीएमसी जैसे निगम निकायों के प्रमुख भी मौजूद होंगे। ये बैठक वर्चुअल तौर पर आयोजित की जाएगी। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, यूपी और राजस्थान में प्रदूषण 2 से 3 महीने तक रहता है, जिसका एक भौगोलिक कारण भी है। उन्होंने कहा कि प्रदूषण रोकथाम के लिए कई उपाय किए गए हैं। प्रदूषण राज्य की सीमाओं के अनुरूप नहीं है, बल्कि एयर शेड के अनुसार प्रभावित करते हैं, जिससे दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा, फरीदाबाद, गुरुग्राम और अन्य शहर प्रभावित होते हैं। हम पहले सभी एजेंसीज को एक शॉर्ट टर्म प्लान, एक मीडियम टर्म प्लान और लॉन्ग टर्म प्लान बनाने का 2016 में ही शुरुआत की है। उस प्लान के मुताबिक क्या क्या काम हुआ उसका रिव्यू किया जाएगा। सीपीसीबी की 50 टीमें तैयार होती है और 15 अक्टूबर से वो स्पॉट्स पर जाके जहां शिकायत आती है वहां की स्थिति देखकर क्या तुरंत सुधार करने चाहिए वो बताती है। पिछले 2 साल जो उन्होंने काम किया है उसका भी रिव्यू इस मीटिंग में होगा। संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता शिखर सम्मेलन में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि भारत का लक्ष्य 26 मिलियन हेक्टेयर विकृत और वनोन्मूलित जमीन को फिर बहाल करना और 2030 तक भूमि क्षरण तटस्थता को प्राप्त करना है। ये एक लक्ष्य है जो हमारी महत्वाकांक्षा को दर्शाता है। भारत चीन सीमा विवाद के मुद्दे पर दोनों देशों के बीच वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन की कल बैठक हुई। दोनों पक्षों ने वास्तविक नियंत्रण रेखा पर वर्तमान स्थिति की समीक्षा की। With only 2.5% of Earth's landmass, we have 8% of world's recorded biodiversity. In the course of last decade, India has enhanced the combined forest and tree cover by 15,000 square kilometers to reach nearly 25%. We now have the highest number of tigers, the Asiatic lions, and we have also launched Project Dolphins. India aims to restore 26 million hectares of degraded land and deforested land. We want to achieve land degradation neutrality by 2030. This is a target which shows our ambition. भारत चीन सीमा विवाद के मुद्दे पर दोनों देशों के बीच वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन की कल बैठक हुई। दोनों पक्षों ने वास्तविक नियंत्रण रेखा पर वर्तमान स्थिति की समीक्षा की है। 20 अगस्त को WMCC की हुई बैठक के बाद सीमा पर मौजूदा स्थिति पर चर्चा हुई। इस वर्चुअल बैठक में भारत की ओर से रक्षा और गृह मंत्रालय के साथ विदेश मंत्रालय के अधिकारी मौजूद थे। विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव नवीन श्रीवास्तव ने भारतीय प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई की, जबकि चीनी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व चीन के विदेश मंत्रालय के सीमा और महासागरीय विभाग के महानिदेशक ने किया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव के मुताबिक दोनों पक्षों ने वरिष्ठ कमांडरों की बैठक के बाद जारी संयुक्त प्रेस बयान में जिक्र किए गए कदमों को लागू करने पर जोर दिया ताकि गलतफहमी से बचा जा सके और जमीन पर यथास्थिति बनाए रखी जा सके। दोनों पक्षों ने राजनयिक और सैन्य स्तर पर बातचीत जारी रखने के लिए सहमति जताई और इस बात पर सहमति बनी कि जल्द ही वरिष्ठ कमांडरों की अगली बैठक होगी, जिससे दोनों पक्ष मौजूदा द्विपक्षीय समझौतों और प्रोटोकॉल के मुताबिक LAC पर सैनिकों की संख्या कम करने की दिशा में काम कर सकें और सीमा पर शांति बहाली की जा सके। भारत ने विश्व मंच पर भारत के खिलाफ झूठा प्रचार करने के लिए पाकिस्तान की कड़ी आलोचना की है। संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के बयान का जवाब देने के अधिकार का इस्तेमाल करते हुए
कहा है कि भारत को बदनाम करने के पाकिस्तान के प्रयास उसके मानवाधिकार के संदिग्ध रिकॉर्ड को दुरुस्त नहीं कर सकते। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन में प्रथम सचिव पवन बांधे ने कहा कि पाकिस्तान में जातीय और धार्मिक अल्पसंख्यकों की स्थिति बेहद खराब है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का आज जन्मदिन है। 1 अक्टूबर 1945 को कानपुर के एक छोटे से गांव परोंख में जन्मे रामनाथ कोविंद ने वकालत की उपाधि लेने के बाद दिल्ली उच्च न्यायालय में वकालत शुरू की थी। वो कई वर्षों तक केंद्र सरकार के वकील भी रहे। 25 जुलाई 2017 को उन्होंने देश के 14वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। इस मौके पर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति को उनके जन्मदिन पर बधाई दी है और उनके अच्छे स्वास्थ्य और दीर्घायु होने की कामना की है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने ट्वीट करके राष्ट्रपति को बधाई दी है और उन्होंने कहा है कि वो अपनी सादगी, दूरदर्शिता, अनुकरणीय नेतृत्व और गरीबों की चिंता के लिए जाने जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट करके कहा है कि उनकी समृद्ध अंतर्दृष्टि और नीतिगत मामलों की समझदारी हमारे राष्ट्र के लिए बहुत बड़ी संपत्ति है। इसके साथ ही अन्य नेताओं ने भी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को उनके जन्मदिन पर बधाई दी है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने बुधवार को भारतीय खेल प्राधिकरण के नए लोगो का अनावरण किया है। मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम में आयोजित समारोह में इसका अनावरण किया गया। साल 1982 में शीर्ष खेल निकाय की शुरुआत के बाद से पहली बार इसके लोगो में कोई बदलाव किया गया है। इस मौके पर खेल मंत्री ने कहा कि नया लोगो छोटा है लेकिन इसका अर्थ और लक्ष्य बड़ा है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। इजाजत दीजिए और अपना अच्छे से ख्याल रखिए। नमस्कार।